गोल्डन सोर्ड सेरेमनी खत्म होते ही पूरा जी क्लैन शॉक में था। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि सिर्फ 10 साल का बच्चा आके इतने पावरफुल यूथ्स को हरा देगा और डायरेक्टली गोल्डन सोर्ड जीत लेगा। ये सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, ये एक अनाउंसमेंट थी। अनाउंसमेंट ऑफ अ मॉन्स्टर जीनियस। स्नोफॉल पैलेस के अंदर एटमॉस्फियर ऑलरेडी हैवी था। सब एल्डर्स, एक्सपर्ट्स और इंपॉर्टेंट क्लैन मेंबर्स अब एक ही बात समझ चुके थे, जी निंग का फ्यूचर ऑर्डिनरी नहीं होने वाला। तभी प्रीफेक्चर लॉर्ड जी यंग ने साइलेंस तोड़ते हुए बोला, सेकंड ब्रदर, मेरी बात सुनो। उसकी वॉइस काम थी, लेकिन क्लियरली वो सिचुएशन को पीसफुल रखना चाहता था, क्योंकि जिस इंसान से वो बात कर रहा था वो नॉर्मल आदमी नहीं था। जी ली, वेस्ट प्रीफेक्चर के सबसे फियर्स और एक्सप्लोजिव मैन में से एक। जी ली ने तुरंत आंसर नहीं दिया। वो वहीं खड़ा रहा, आंखें बंद किए हुए, जैसे अंदर का गुस्सा कंट्रोल कर रहा हो। पूरे हॉल में एक अजीब सा प्रेशर स्प्रेड हो गया। कोई भी लाउडली ब्रीथ तक नहीं कर रहा था। कुछ सेकंड्स बाद उसने आंखें खोली। उसकी आईज में एंगर भी था और अनविलिंग एक्सेप्टेंस भी। फिर उसने हेवी वॉइस में बोला, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये लाइन सुनते ही सबको समझ आ गया कि अब वो डायरेक्टली अपना फाइनल स्टैंस बताने वाला है। आज से जी निंग ही वेस्ट प्रीफेक्चर का फ्यूचर प्रीफेक्चर लॉर्ड है। किसी को शॉक नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट ऑब्वियस था, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। जी ली ने कोल्ड वॉइस में कंटिन्यू किया, मैं जी निंग के लिए लॉयल रहूंगा। वो जब बुलाएगा मैं बैटल के लिए आऊंगा। मैं कभी रिबेलियन नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, क्योंकि जी ली कोई ऑर्डिनरी एल्डर नहीं था। उसका सपोर्ट मिलना मतलब एक जायंट कॉम्बैट फैक्शन का सपोर्ट मिलना। लेकिन फिर उसने सीधा जी यंग की तरफ देखा, और जो बोला उसने पूरा हॉल साइलेंट कर दिया। मैं जी निंग को एडमायर करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी एडमायर नहीं करता। मैं तुम्हारे सामने कभी सबमिट नहीं करूंगा। क्या रॉ मोमेंट था। ये इंसल्ट हिडन नहीं था, ओपन था, डायरेक्ट था, और इसी वजह से डेंजरस था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि किसी को भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते थे जी ली का नेचर कैसा है। उसके लिए दुनिया का एक सिंपल रूल था, स्ट्रॉन्ग को रिस्पेक्ट करो, वीक को नहीं। बचपन से ही जी ली स्ट्रेंथ में जी यंग से सुपीरियर था। कॉम्बैटिबिलिटी, पर्सनैलिटी, डोमिनेंस, हर चीज में वो स्ट्रॉन्गर था। इसीलिए उसने कभी अपने बड़े भाई को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन एक आदमी था जिसे वो जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता था, जी यीचुआन, जी निंग का फादर। जी ली पहले ही ओपनली बोल चुका था कि अगर जी यीचुआन प्रीफेक्चर लॉर्ड बनता तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अब जी निंग ने जो टैलेंट दिखाया था वो उसके फादर से भी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। सिर्फ 10 साल की एज में 7 अपोनेंट्स को डिफीट करना और गोल्डन स्वॉर्ड सीज कर लेना, ये नॉर्मल जीनियस लेवल नहीं था। इसीलिए जी ली का डिसीजन सिंपल था, अगर सबमिट करना है तो ओपनली करो, अगर नहीं करना तो ओपनली मना करो। नो फेक पॉलिटिक्स, नो फेक स्माइल, नो हिडन कॉन्स्पिरेसी। और ये बोलकर वो तुरंत मुड़ गया और हॉल से बाहर चला गया। उसका बेटा जी जेडेविच भी इमीडिएटली उसके पीछे भागा। हॉल के अंदर सब लोग ऑकवर्ड साइलेंस में बैठे रहे, लेकिन सरप्राइजिंगली जियांग के फेस पर हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि वो अपने यंगर ब्रदर को बहुत अच्छी तरह समझता था। उसको पता था कि जी ली का ओपनली सपोर्ट देना एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। सनसेट धीरे धीरे कंप्लीट हो चुका था और अब स्नोफॉल पैलेस में ह्यूज फीस्ट स्टार्ट हुई। ये कोई नॉर्मल डिनर नहीं था, ये ऑफिशियली फ्यूचर रूलर के सिलेक्शन का सेलिब्रेशन था। पैलेस के सेंटर में 30 से ज्यादा बेयरफुट यंग विमेन डांस कर रही थी। सबने फर क्लोथ्स पहने हुए थे जो एंशिएंट ट्राइबल वाइब देते थे। उनकी मूवमेंट सिंक्रोनाइज थी और एटमॉस्फेयर वाइल्ड और रॉयल दोनों फील दे रहा था। हॉल के दोनों साइड्स पर म्यूजिशियंस बैठे हुए थे। ड्रम्स, पाइप्स, ओकरीनाज और भी कई एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे। कभी म्यूजिक हेवी और डीप हो जाता, कभी एनर्जेटिक और फेस्टिव। म्यूजिक की आवाज पूरा पैलेस में एको कर रही थी।
और हॉल के अंदर जी क्लैन के सबसे पावरफुल मेंबर्स वाइन कप्स उठाकर लाउडली लाफ कर रहे थे, एक दूसरे को टोस्ट कर रहे थे। ये क्लियरली शो करता है कि डेसोलेट एरा की दुनिया कितनी एंशिएंट और वॉरियर बेस्ड है। यहाँ लग्जरी भी सैवेज फील देती है। और इस पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल थी जी निंग का पर्सनल सीट। नॉर्मली बच्चे पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, लेकिन निंग का खुद का सीट था। और स्नोफॉल पैलेस में इंडिविजुअल सीट सिर्फ हाईएस्ट स्टेटस मेंबर्स को मिलता था। इवन यूची स्नो जैसी टैलेंटेड वुमन अपने खुद की स्टेटस पर यहाँ इंडिविजुअल सीट डिजर्व नहीं करती थी। वो सिर्फ जी यीचुआन की वाइफ होने की वजह से अलाउड थी। लेकिन जी निंग, 10 साल का बच्चा ऑलरेडी टॉप लेवल ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा था। उसके सामने ह्यूज टेबल था जो डिफरेंट डिलिशियस फूड से भरा हुआ था। एक फर क्लोथ सर्वेंट गर्ल उसके साइड में खड़ी थी। उसके हाथ में डजन्स ऑफ पाउंड्स हेवी वाइन अर्न था। फिर भी जब भी निंग का बीस्ट स्कल गॉबलेट एम्प्टी होता, वो बिना एक ड्रॉप गिराए परफेक्टली रीफिल कर देती। ये स्मॉल डिटेल दिखाती है कि पैलेस सर्वेंट्स भी स्पेशली ट्रेन थे। जी निंग क्वाइटली ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसको ये रॉयल एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट अनरियल लग रहा था। उसके साइड में जी यीचुआन और यूची स्नो बैठे हुए थे, और यीचुआन की दूसरी साइड पर व्हाइट वाटर हाउंड कामली बैठा था। व्हाइट वाटर हाउंड सिर्फ पेट नहीं था, वो एक गॉड बीस्ट था, और इस वर्ल्ड में स्पिरिट बीस्ट्स को फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट किया जाता था। धीरे धीरे नाइट और डीप हो गई। फिर डांसर्स चले गए, म्यूजिशियंस भी रुक गए, सर्वेंट्स और फीमेल अटेंडेंट्स को भी डिसमिस कर दिया गया। ये सिग्नल था कि अब एक्चुअल इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होने वाली है। अगर बहुत सीक्रेट मैटर्स डिस्कस होने होते तो कभी कभी फैमिली मेंबर्स और स्पिरिट बीस्ट्स को भी बाहर भेज दिया जाता था, लेकिन अभी उनको रहने दिया गया। जी यंग ने लाउडली अनाउंस किया, आज गोल्डन स्वॉर्ड सेरेमनी ऑफिशियली कंप्लीट हो गई है। निंग ने 10 साल की एज में 7 ओपोनेंट्स को डिफीट किया और गोल्डन स्वॉर्ड सीज की, इसलिए वो ऑफिशियली नेक्स्ट प्रीफेक्चर लॉर्ड हेयर होगा। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया। इवन जी ली साइड के एल्डर्स भी साइलेंट रहे, क्योंकि जी निंग का टैलेंट डिनाई करना इम्पॉसिबल था। लेकिन जी यंग प्रैक्टिकल भी था। उसने कंटिन्यू किया, निंग अभी यंग है, उसको और एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। मेरे हिसाब से वो 20 इयर्स की एज में पोजीशन लेगा। सब इंस्टेंटली अग्री कर गए। और यहां एक रेयर डिटेल आती है, जी यीचुआन स्माइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नॉर्मली उसका फेस हमेशा कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस रहता था। लेकिन इस मोमेंट में उसको जेन्युइनली अपने बेटे पर प्राइड फील हो रहा था। और फिर सडनली उसने बोला, प्रीफेक्चर लॉर्ड, मुझे मेरे बेटे के लिए एक आइटम चाहिए। हॉल साइलेंट हो गया। जियांग ने पूछा, कौन सा आइटम? और यीचुआन ने बिना हेजिटेशन आंसर दिया, ट्रेसलेस टैलिस्मन। जैसे ही ये नाम सुना गया, सारे शियांटियन एक्सपर्ट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शॉक क्लियर था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं था। जियांग ने डायरेक्टली निंग की तरफ देखा। निंग, तुम्हें ट्रेसलेस टैलिस्मन चाहिए? पुअर निंग खुद कंफ्यूज था। उसको तो पता भी नहीं था कि ये आइटम क्या करता है। लेकिन उसने अपने फादर की तरफ देखा और क्वाइटली नॉट कर दिया। तब जियांग ने डीप ब्रेथ ली। उसने अपना हैंड फ्लिप किया और सडनली उसकी पाम में एक स्ट्रेंज जेड टैलिस्मन अपीयर हुआ। टैलिस्मन जेड लाइट से ग्लो कर रहा था। उस पर कॉम्प्लेक्स सिंबल्स और अनरीडेबल एंशिएंट कैरेक्टर्स बने हुए थे। और सबसे टेरिफाइंग बात, उसके अराउंड की एयर स्लाइटली डिस्टॉर्ट हो रही थी, जैसे स्पेस खुद बेंड हो रहा हो। ये क्लियरली इमॉर्टल लेवल आइटम फील दे रहा था। जी यांग ने टैलिस्मन डायरेक्टली यीचुआन की तरफ टॉस कर दिया, लेकिन टॉस करते वक्त वार्निंग भी दी, ये हमारी जी क्लैन का गार्डियन ट्रेजर है, इसको केयरलेसली यूज मत करना। यीचुआन ने कामली नॉड किया। लेट नाइट, निंग अपने पेरेंट्स और व्हाइट वाटर हाउंड के साथ पैलेस से वापस जा रहा था। कूल नाइट ब्रीज चल रही थी, और फाइनली निंग अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाया। फादर, ट्रेसलेस टैलिस्मन एक्चुअली करता क्या है? यूची स्नो सॉफ्टली स्माइल करती है और एक्सप्लेन करती है कि इसी वजह से यीचुआन ने पहली कंडीशन रखी थी कि निंग को गोल्डन स्वॉर्ड जीतना होगा, क्योंकि सिर्फ ऑफिशियली एयर बनने के बाद ही वो क्लैन गार्डियन ट्रेजर रिक्वेस्ट कर सकता था। यानी यीचुआन ऑलरेडी फ्यूचर प्लानिंग कर चुका था। तब यीचुआन फाइनली एक्सप्लेन करता है, ट्रेसलेस टैलिस्मन एक्टिवेट करते ही तुम इंस्टेंटली 10,000 किलोमीटर्स के अंदर किसी भी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हो।
निंग लिटरली शॉक हो गया। इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन? ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लेवल ट्रेजर था। यी च्वान साई करता है और बताता है कि 300 इयर्स पहले जी क्लैन के एक एंसेस्टर को लक से 3 टैलिस्मन मिले थे। 2 ऑलरेडी यूज हो चुके थे और अब सिर्फ लास्ट रिमेनिंग टैलिस्मन बचा था। इसीलिए ये क्लैन गार्डियन ट्रेजर बन गया। फिर यीचुआन सडनली एक ब्लड रेड जेड स्वॉर्ड निकालता है और निंग को देता है। स्वॉर्ड फेंट ब्लडी ग्लो एमिट कर रहा था। यीचुआन बोलता है, ये जेड स्वॉर्ड मेरे ब्लड से कनेक्टेड है। तुम जहां भी होगे मैं इसकी लोकेशन सेंस कर पाऊंगा। और फिर आता है पूरे सीन का मोस्ट इमोशनल फादर मोमेंट। अगर डेंजर आए तो इमीडिएटली इस स्वॉर्ड को तोड़ देना। मैं इंस्टेंटली ट्रेसलेस टैलिस्मन यूज करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये लाइन सुनते ही क्लियरली फील होता है कि यीचुआन चाहे इमोशंस शो ना करे, लेकिन वो अपने बेटे को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है। वो लिटरली क्लैन का ग्रेटेस्ट ट्रेजर यूज करने को रेडी है, सिर्फ जीनिंग को बचाने के लिए। लेकिन नेक्स्ट सेकेंड टिपिकल स्ट्रिक्ट फादर मोड वापस आ गया। यीचुआन कोल्ड वॉइस में बोलता है, वेस्ट प्रीफेक्चर सिटी से 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर मत जाना। अगर तुम उस रेंज के बाहर गए तो मैं खुद तुम्हें पकड़ कर लाऊंगा और अंडरग्राउंड प्रिजन में 3 साल के लिए डाल दूंगा। जीनिंग इंस्टेंटली नर्वस हो गया क्योंकि अंडरग्राउंड प्रिजन टेरिफाइंग जगह थी। परमानेंट डार्कनेस, नो सनलाइट, क्रिमिनल्स और एग्जीक्यूशन प्रिजनर्स। निंग ने तुरंत ओबीडियंटली प्रॉमिस किया। फिर उसने कैलकुलेट किया कि 10,000 किलोमीटर्स ऑलरेडी इनफ रेंज थी। वेस्ट प्रीफेक्चर टेरिटरी तो उससे काफी छोटी थी। 3 दिन ब्लिंक ऑफ एन आई में पास हो गए। डिपार्चर मॉर्निंग आ गई। सुबह का स्काई बेयरली ब्राइट हुआ था। निंग के रूम के अंदर यूची स्नो साइलेंटली ट्रैवल आइटम्स अरेंज कर रही थी। 2 लार्ज बीस्ट फर क्लोथिंग सेट्स, सप्लाईज और मल्टीपल स्मॉल यूजफुल आइटम्स। निंग हेल्पलेसली बोलता है, मदर, मैंने ऑलरेडी सब प्रिपेयर कर लिया था। लेकिन इमीडिएटली यीचुआन कोल्डली बोलता है, तुम्हारी मदर ने ये सब अपने हाथों से बनाया है। ये लाइन डायरेक्ट हार्ट हिट करती है। निंग इंस्टेंटली अपनी मदर की तरफ देखता है। उसकी आईज में सिर्फ एंडलेस लव और कंसर्न था। एवर सिंस निंग बॉर्न हुआ था, स्नो ने उसको हर पॉसिबल वे में केयर किया था। और अब पहली बार उसका बेटा डेंजरस आउटसाइड वर्ल्ड में जा रहा था। नेचुरली वो स्कैर्ड थी। फिर सडनली निंग सीरियस होकर पूछता है, फादर, क्या जीली सीक्रेटली मुझे हार्म करेगा? ये जेन्युइनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि जीली ओपनली जियांग को डिसरिस्पेक्ट करता था। लेकिन यीचुआन इमीडिएटली मना करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जी क्लैन की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इंटरनल यूनिटी है। क्लैन एब्सोल्युटली इनफाइटिंग अलाउ नहीं करता। अगर किसी ने सीक्रेटली क्लैन मेंबर को हार्म किया तो जी क्लैन की 5 प्रीफेक्चर्स मिलकर उसको हंट और एग्जीक्यूट करेंगी। और फिर यीचुआन जीली का ट्रू नेचर एक्सप्लेन करता है। उसके बोन्स तक एरोगेंस भरा हुआ है, लेकिन वो क्लैन मैटर्स को सबसे ऊपर रखता है और चीप ट्रिक्स को डिस्पाइज करता है। मतलब जीली डेंजरस हो सकता है, लेकिन डिसऑनरेबल नहीं। तब यूची स्नो सडनली एक गोल्डन कलर्ड बुक निकालती है। उसके कवर पर 4 एंशिएंट वर्ड्स लिखे हुए थे, विंड विंग इवेजन टेक्निक। ये उसका पर्सनल इमॉर्टल ट्रेनिंग मैनुअल था। वो निंग को देती है और सॉफ्टली बोलती है, शियांटियन लेवल रीच करने के बाद ही इसे पढ़ना। इस टेक्निक को किसी और जी क्लैन मेंबर को मत सिखाना, क्योंकि ये उनकी पर्सनल इनहेरिटेंस टेक्निक थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले उसने निंग को शेड विंड स्टेप सीक्रेटली सिखाया था। और फाइनली फेयरवेल मोमेंट आ गया। नो लाउड क्राइंग, नो ड्रामेटिक स्पीच, बस साइलेंट इमोशंस। अगर जाना है तो सीधा जाओ, हेजिटेट मत करो। ये लाइन एक्चुअली बहुत डीप थी। वो बेसिकली निंग को वॉरियर मेंटालिटी सिखा रहा था। मूव फॉरवर्ड विदाउट हेजिटेशन। निंग ने अपने पेरेंट्स को लास्ट टाइम देखा, डीप ब्रेथ ली और क्वाइटली बोला, फादर, मदर, मैं जा रहा हूं। फिर वो मुड़कर बाहर चल दिया। आउटसाइड ऑलरेडी मूवू और ऑटम लीफ उसका वेट कर रहे थे। और इसी मोमेंट के साथ जी निंग की प्रोटेक्टेड चाइल्डहुड ऑफिशियली खत्म हो गई। अब असली डेसोलेट एरा वर्ल्ड उसका इंतजार कर रहा था। वेस्ट प्रीफेक्चर सिटी को पीछे छोड़ते हुए जी निंग ने एक बार मुड़कर उस इनॉर्मस सिटी को देखा। वही सिटी जहां उसने बचपन से अब तक अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की थी। वही जगह जहां उसने ट्रेनिंग की, ग्रो किया और गोल्डन सॉर्ड सेरेमनी जीतकर
पूरा क्लैन हिला दिया। लेकिन अब पहली बार वो उस प्रोटेक्टेड वर्ल्ड से बाहर निकल रहा था। उसने अपने ब्लैक फेरोबीस्ट की वेस्ट पर किक मारी और लाउडली बोला, चलो। इंस्टेंटली वो बीस्ट माउंटेन स्लोप्स पर लाइटनिंग की तरह दौड़ने लगा। उसके पीछे ऑटम लीफ और मोवू भी अपने ब्लैक फेरोबीस्ट्स पर फॉलो करने लगे। ये ब्लैक फेरोबीस्ट्स ऑर्डिनरी माउंट्स नहीं थे। लेपर्ड जैसी बॉडी, ब्लैक फर, फोरहेड पर सिंगल हॉर्न और मूवमेंट इतनी स्मूथ कि माउंटेन्स भी फ्लैट लैंड जैसे लगते थे। ये एक्सट्रीमली फेरोशियस बीस्ट्स थे। नॉर्मल लोग इन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी जीनिंग इंटेंशनली लो प्रोफाइल मेंटेन कर रहा था। उसके स्टेटस के हिसाब से वो मॉन्स्ट्रस बीस्ट माउंट यूज कर सकता था, लेकिन अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट करना उसको पसंद नहीं था। विंटर स्लोली खत्म हो रहा था और स्प्रिंग आ चुकी थी। नेचर ग्रेजुअली अलाइव फील होने लगी थी। कुछ टाइम बाद स्टोरी शिफ्ट होती है एक माउंटेन विलेज की तरफ। डजन्स ऑफ फर क्लोथ ट्राइबल मैन हैप्पीली रिटर्न कर रहे थे। कुछ के शोल्डर्स पर हेवी कैरिंग पोल्स थे जो फिश और सप्लाई से भरे हुए थे। उनके एक्सप्रेशंस एक्साइटेड थे। क्लियरली उनका ट्रिप सक्सेसफुल रहा था। एक यंग स्पीयर वील्डिंग लड़का एक्साइटेडली बोला, अंकल डाला, आप हमेशा बोलते थे ईस्ट माउंट मार्श बहुत डेंजरस है, लेकिन इस बार तो हमें कोई डेंजर मिला ही नहीं और हम इतनी सारी फिश भी ले आए। उसकी वॉइस में एक्साइटमेंट और इनोसेंस दोनों थी। तब एक ह्यूज बेयर लाइक वॉरियर लाउडली हंसा। ये था अंकल डाला, डार्क स्किन्ड, पावरफुल और एक्सपीरियंस ट्राइबल वॉरियर। उसने हंसते हुए जवाब दिया, आई, इस बार तुम गुड लक लेकर आए हो। ईस्ट माउंट मार्श नॉर्मली बहुत डेंजरस जगह है। ये पूरी 10,000 किलोमीटर एरिया में डायो मॉन्स्टर्स से भरी हुई जगहों में से एक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अब फाइनली जीनिंग जिस आउटसाइड वर्ल्ड में एंटर कर रहा था उसका रियल डेंजर दिखना स्टार्ट होता है। ईस्ट माउंट मार्श ऑर्डिनरी फॉरेस्ट नहीं था, ये डायो मॉन्स्टर्स का टेरिटरी था, लेकिन डेंजर के साथ रिवॉर्ड भी था। डाला एक्सप्लेन करता है कि ईस्ट माउंट मार्श फिश से भरा हुआ है, इसीलिए ट्राइब्स रिपीटेडली रिस्क लेकर वहां जाते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि इस वर्ल्ड में कॉमन ह्यूमंस की लाइफ कितनी हार्ड है। रोज सर्वाइवल के लिए जान रिस्क पर लगानी पड़ती है। फिर एक वन आर्म्ड मैन भी कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन करता है। वो आई को बोलता है, और ज्यादा ट्रेनिंग करो, अपनी की रिफाइन करो, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही ज्यादा टाइम सर्वाइव करते हैं। ये लाइन पूरे डेसोलेट एरा वर्ल्ड का कोर रूल है। स्ट्रेंथ मीन्स सर्वाइवल, वीकनेस मीन्स डेथ। फिर एटमॉस्फेयर सडनली लाइट और फनी हो जाता है। ओल्डर मैन आई को टीज करने लगते हैं, कोई अच्छी औरत ढूंढनी पड़ेगी इसके लिए, बिग बटक्स वाली फर्टाइल वुमन लाओ, ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। पूरी ग्रुप में लाउड लाफ्टर स्प्रेड हो जाता है। ये स्मॉल इंटरैक्शन वर्ल्ड को रियलिस्टिक फील देता है। ये लोग वॉरियर्स हैं, डेंजरस वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल ह्यूमन कॉन्वर्सेशंस और जोक्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब ग्रुप रिलैक्स्ड फील कर रहा था, तभी नियरबाई बुशेस के अंदर एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट साइलेंटली वेट कर रहा था। ब्लैक फर, ग्रीन आईज, ऑलमोस्ट 7 मीटर लॉन्ग बॉडी और उसकी नेक के अराउंड स्पाइक लाइक फरी मीन। ये ऑर्डिनरी टाइगर नहीं था, ये पियान टाइगर था और वो पेशेंटली अटैक अपॉर्चुनिटी वेट कर रहा था। सडनली वॉर! ब्लैक ब्लर लाइटनिंग की तरह एक्सप्लोड हुआ और डायरेक्टली क्लोजेस्ट ट्राइब्समैन पर पाउंस कर गया। पूरी ग्रुप का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली पैनिक में चेंज हो गया। मॉन्स्टर! वॉरियर्स ने बिना हेजिटेशन स्पीयर्स थ्रस्ट किए। ये ऑर्डिनरी विलेजर्स नहीं थे, बचपन से कॉम्बैट ट्रेनिंग और की रिफाइनमेंट करते आए थे। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ऑलरेडी कॉमन ह्यूमन से बहुत ज्यादा थी। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट सबको रियलिटी समझ आ गई। बियॉन्ड टाइगर ने कैजुअली उनके स्पीयर्स को क्लॉज से नॉक असाइड कर दिया, जैसे कुछ था ही नहीं, और फिर अनबिलीवेबल एजिलिटी के साथ डायरेक्टली वॉरियर्स के सेंटर में जंप कर गया। यहां एक इंपॉर्टेंट डिटेल समझ आती है। ट्राइबल फॉर्मेशन केयरफुली अरेंज था। कैरिंग पोल वाले वीकर मेंबर्स सेंटर में थे और आर्म्ड वॉरियर्स आउटर पेरीमीटर पर। ये उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दिखाता है। लेकिन बियॉन्ड टाइगर इतना डेंजरस था कि उस फॉर्मेशन का भी कोई फायदा नहीं हुआ। वन आर्म्ड वॉरियर इमीडिएटली रोर करता है और अपनी ब्लेड लेकर अटैक करता है। साथ में अंकल डाला भी जायंट ग्रेट एक्स लेकर चार्ज करता है। बाकी वॉरियर्स भी मैडनेस में अटैक करने लगते हैं, क्योंकि अब सबको रियलाइज हो चुका था ये ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं, ये पीक हाउथियान लेवल मॉन्स्ट्रस बीस्ट था और आज शायद उनमें से कई लोग मरने वाले थे। बियॉन्ड टाइगर कंटिन्यूअसली रोर कर रहा था। इस बार वो स्पीड यूज नहीं कर रहा था, वो वहीं स्टैंड करके डायरेक्ट कॉम्बैट कर रहा था। क्लैंग! वन आर्म्ड मैन डायरेक्टली फ्लाइंग भेज दिया गया, लेकिन अंकल डाला ने अपना मैसिव ग्रेट एक्स डाउनवर्ड चॉप किया। बियॉन्ड टाइगर इंस्टेंटली समझ गया कि ये सबसे डेंजरस वॉरियर है। उसने क्लॉज से ग्रेट एक्स का ट्रेजेक्टरी डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी एक्स उसकी फ्लैंक को हिट कर गया। ह्यूज वुंड ओपन हुई।
लेकिन टेरिफाइंग पार्ट ये था, बियॉन्ड टाइगर के मसल्स इंस्टेंटली टाइटन हो गए और ब्लड बेयरली निकला। अटैक डीप इनफ नहीं था और नेक्स्ट सेकंड बियॉन्ड टाइगर ने डायरेक्टली अंकल डाला की तरफ मुंह खोल दी। अंकल डाला! आई शॉक में स्क्रीम करने लगा। बाकी ट्राइब्समैन भी पैनिक में आ गए। सबको लग रहा था कि डाला अब मरने वाला है। और तभी शुआ! एक शाइनिंग मीटियोर जैसी फ्लैश डिस्टेंस से आई, इतनी फास्ट कि किसी को प्रॉपरली दिख भी नहीं पाया। नेक्स्ट सेकंड एरो डायरेक्टली बियॉन्ड टाइगर की स्कल पेनिट्रेट कर चुका था। सिर्फ स्कल ही नहीं, एरो ऑपोजिट साइड से निकलकर नियर बाई जाइंट ब्लैक एरोवुड ट्री को भी पियर्स कर गया और फिर ट्री को भी कंप्लीटली क्रॉस कर गया। पूरी बैटलफील्ड में साइलेंस छा गया। बियॉन्ड टाइगर का जाइंट बॉडी डायरेक्टली अंकल डाला के ऊपर गिर गया। ब्लड एवरीवेयर स्प्रेड हो गया। आई ऑलमोस्ट क्राइंग स्टेट में डाला की तरफ भागा, लेकिन डाला स्लोली खड़ा हुआ और बोला, मैं ठीक हूं, ये मेरा ब्लड नहीं, मॉन्स्टर का ब्लड है। सब स्टंड थे। वन आर्म्ड मैन इमीडिएटली कॉप्स और ट्री इंस्पेक्ट करता है। उसकी प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। बियॉन्ड टाइगर का स्कल रॉक जैसा हार्ड होता है। एरो ने स्कल और ब्लैक एरोवुड ट्री दोनों पियर्स कर दिए। ये आर्चरी स्किल टेरिफाइंग है। फिर उसने स्लोली विस्पर किया, ये डेफिनेटली कोई गॉडली आर्चर है। सब ट्राइब्समैन इंस्टेंटली उस डायरेक्शन में देखने लगी जहां से एरो आया था और कुछ मोमेंट्स बाद फॉरेस्ट के अंदर से 3 फिगर्स अपीयर हुए। 3 लोग ब्लैक फेरो बीस्ट्स पर राइड करते हुए स्लोली इमर्ज हुए। ट्राइब्समैन कंप्लीटली स्टन्ड हो गए। हैंडसम ब्लैक फेरो बीस्ट्स, ब्यूटीफुल बीस्ट फर क्लोथ्स, रॉयल ऑरा। फ्रंट में एक एक्सट्रीमली यंग और हैंडसम बॉय, उसकी साइड में ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल गर्ल और दूसरी साइड में एक फियर्स लुकिंग मैन जिसका ऑरा ही टेरिफाइंग था। ये ऑब्वियसली ऑर्डिनरी ट्रैवलर्स नहीं लग रहे थे। मोवू कामली बीस्ट से उतरकर नियर बाई ट्री से एरो निकालता है, फिर रिस्पेक्टफुली जीनिंग को दे देता है, यंग मास्टर। ये सुनते ही ट्राइब्समैन और नर्वस हो गए। यंग मास्टर टाइटल नॉर्मली ह्यूज ट्राइब लीडर्स के सन्स को दिया जाता था। उनके लिए जीनिंग अब किसी मैसिव बैकग्राउंड का हीरो लग रहा था। वन आर्म्ड मैन इमीडिएटली रिस्पेक्टफुली बाउ करता है, हम मेटल स्टोन ट्राइब से हैं, हमें बचाने के लिए धन्यवाद, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। बाकी सब ट्राइब्समैन कंप्लीटली साइलेंट थे क्योंकि क्लियरली उनके सामने एक्सट्रीमली हाई स्टेटस पर्सन खड़ा था। तब जीनिंग कामली पूछता है, क्या तुम ईस्ट माउंट मार्श को अच्छी तरह जानते हो? ये सुनते ही ट्राइब्समैन एक दूसरे को देखने लगे। उनको इंस्टेंटली समझ आ गया कि जीनिंग ऑर्डिनरी ट्रैवल पर नहीं है। मोस्ट लाइकली ये एक राइट ऑफ पैसेज एडवेंचर था। अंकल डाला इमीडिएटली आगे बढ़ा। मैं ईस्ट माउंट मार्श को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं डजन्स ऑफ इयर्स से वहां फिशिंग करता आ रहा हूं। अगर यंग मास्टर चाहें तो मैं गाइड बन सकता हूं। जीनिंग लाइटली स्माइल करता है, फिर कैजुअली एक गोल्ड बीस्ट हेड टॉस करता है। जैसे ही डाला ने उसे कैच किया, उसकी आईज इंस्टेंटली वाइडन हो गई। ये 10 पाउंड गोल्ड बीस्ट हेड था, इतना वेल्थ कि उसका पूरा फैमिली लाइफ भर सरवाइव कर सकता था। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट डाला ने जो किया वो उसका कैरेक्टर शो करता है। उसने इमीडिएटली गोल्ड वन आर्म्ड मैन को दिया और बोला, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि वो जानता था ईस्ट माउंट मार्श कितना डेंजरस है। जीनिंग कामली पूछता है, तुम्हारा नाम? डाला। जीनिंग ने फिर ऑटम लीफ की तरफ देखा। ऑटम लीफ, तुम मेरे माउंट पर आ जाओ, डाला तुम्हारा माउंट यूज करेगा। ऑटम लीफ बिना हेजिटेशन जीनिंग के माउंट पर आ गई और नेचुरली उसकी वेस्ट होल्ड कर ली। ये डिटेल इंपॉर्टेंट थी क्योंकि चाइल्डहुड से ही ऑटम लीफ जीनिंग के साथ पली बढ़ी थी। वो सर्वेंट जरूर थी, लेकिन रिलेशनशिप ऑलमोस्ट फैमिली जैसा था। और इस वर्ल्ड में पर्सनल मेड सर्वेंट्स यूजुअली फ्यूचर वाइफ्स या विमेन माना जाती थी। डाला केयरफुली फेरो बीस्ट पर माउंट हुआ, क्लियरली नर्वस था। उसने शायद लाइफ में पहली बार इतना हाई लेवल माउंट राइड किया था। तब जीनिंग ने फॉरवर्ड देखते हुए कामली ऑर्डर दिया, चलो। और नेक्स्ट सेकंड 3 ब्लैक फेरो बीस्ट माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर लाइटनिंग की तरह डिसअपियर हो गए। पीछे आई वरीड वॉइस में पूछता है, अंकल सेबर, क्या अंकल डाला डेंजर में होगा? वन आर्म्ड मैन डीप साई लेता है, वो लोग हम जैसे नहीं हैं। वो यंग मास्टर डेफिनेटली किसी जाइंट ट्राइब का हेयर है। उसने जो एरो शूट किया वो नॉर्मल इंसान का काम नहीं था। उसको ऑलरेडी समझ आ चुका था, जीनिंग ईस्ट माउंट मार्श फिशिंग के लिए नहीं जा रहा था, वो मॉन्स्टर्स हंट करने जा रहा था। और इसी मोमेंट से जीनिंग की पहली रियल लाइफ एंड डेथ एडवेंचर ट्रूली बिगिन हो गई। ईस्ट माउंट मार्श के अंदर जितना डीपर जीनिंग जा रहा था, उतना ही उसको फील हो रहा था कि ये जगह नॉर्मल डेंजरस एरिया नहीं है। यहाँ हर डायरेक्शन में डेथ हिडन थी।
कभी काम लेक सरफेस सडनली वायलेंटली मूव करने लगता, कभी रीड्स के बीच से जायंट टेल्स दिख जाती, कभी स्काई के अंदर फ्लाइंग बीस्ट सर्कल्स बनाते हुए नीचे अटैक करते। और इस सब के बीच जीनिंग के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, क्योंकि फाइनली उसको वही डेंजरस वर्ल्ड फील हो रहा था जिसके लिए वो घर से निकला था। जब वो डिस्टेंट एंडलेस लेक को देख रहा था, उसकी आईज में एक्साइटमेंट क्लियरली विजिबल थी। स्प्रिंग सनलाइट पानी पर शाइन कर रही थी और पूरा ईस्ट माउंट मार्च ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल लग रहा था। लेकिन वो ब्यूटी फेक थी, उसके नीचे मॉन्स्टर्स हिडन थे। जीनिंग स्लोली मर्मर करता है, ईस्ट माउंट मार्श, फाइनली हम यहां आ गए। ये लाइन सिंपल लग सकती है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे बहुत इमोशन था, क्योंकि घर से निकलने के बाद जीनिंग का मेन गोल ही था पावरफुल डायर मॉन्स्टर्स को फाइंड करना। वो सिर्फ सेफली ट्रैवल नहीं करना चाहता था, वो रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहता था, रियल लाइफ एंड डेथ बैटल्स। और ईस्ट माउंट मार्श परफेक्ट जगह थी। ये एरिया जी क्लैन और आयरनवुड क्लैन के टेरिटरीज के बीच में था। आयरनवुड क्लैन, जी क्लैन का एनिमी। मतलब यहां सिर्फ मॉन्स्टर्स का डेंजर नहीं था, एनिमी ह्यूमंस का डेंजर भी था। और ईस्ट माउंट मार्श इतना जाइगेंटिक था कि उसका साइज जीनिंग को प्रीवियस लाइफ की ह्यूज प्रोविंसेस याद दिला रहा था। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक सिर्फ वाटर, स्वैम्प और मॉन्स्टर टेरिटरी। और नोन डायर मॉन्स्टर्स की काउंट ऑलरेडी 12 थी। नोन मतलब अननोन मॉन्स्टर्स कितने होंगे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। जीनिंग ने ऑलरेडी 1 मंथ वेस्ट किया था डिफरेंट फॉरेस्ट्स और लेक्स सर्च करते हुए, लेकिन उसको कोई प्रॉपर शियांटियन लेवल डायर मॉन्स्टर नहीं मिला। नॉर्मल मॉन्स्टर्स 20 तो बहुत मिले, लेकिन उसका टारगेट कुछ और था। वो वीक प्रे हंट करने नहीं निकला था, वो डेंजरस एनिमीज ढूंढ रहा था। और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो फाइनली डायरेक्टली ईस्ट माउंट मार्श आ गया। उसके अंदर एक रेकलेस कॉन्फिडेंस भी था। मैं मानता ही नहीं कि इतनी डेंजरस जगह में मुझे एक भी शियांटियन डायर मॉन्स्टर नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही वो केयरलेस भी नहीं था, क्योंकि उसको पता था जी क्लैन के बहुत पावरफुल मेंबर्स यहाँ मर चुके हैं, इवन उसका ओन ग्रैंडफादर भी। ये जगह वॉरियर्स को निगल जाती थी। थोड़ी देर बाद जीनिंग माउंट से नीचे उतर गया। उसने कामली मोवू और ऑटम लीफ की तरफ देखा। यहां से आगे ब्लैक फेरो बीस्ट यूजलेस हैं। स्वैम्प और वाटर एरियाज में ये काम नहीं आएंगे। तुम दोनों माउंट्स लेकर मेटल स्टोन ट्राइब वापस जाओ, वहीं मेरा वेट करना। ऑटम लीफ क्लियरली वरीड थी। उसके एक्सप्रेशंस हाइड नहीं हो रहे थे, लेकिन वो जानती थी जीनिंग को रोकना इम्पॉसिबल है, और स्ट्रेंथ डिफरेंस भी ह्यूज था। मोवू भी साइलेंट था, दोनों सिर्फ रिस्पेक्टफुली बाउ कर सके। यस यंग मास्टर। जीनिंग ने फिर डाला की तरफ देखा। तुम मेरे साथ चलो, मुझे सराउंडिंग एरिया और पाथवेज समझाओ, उसके बाद तुम भी ट्राइब वापस चले जाना। डाला ओबीडियंटली एग्री कर गया, लेकिन अंदर से क्लियरली नर्वस था, क्योंकि वो जानता था ईस्ट माउंट मार्श की रियलिटी क्या है। पीछे ऑटम लीफ और मोवू बस साइलेंटली देखती रही, जब तक जीनिंग और डाला ग्रेजुअली मार्श के अंदर डिसअपियर नहीं हो गई। और अब रियल एडवेंचर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी। ईस्ट माउंट मार्श अंदर से और भी ज्यादा टेरिफाइंग था। कहीं सॉलिड ग्रासी आइलैंड्स, कहीं डीप मड, कहीं हिडन स्वैम्प पिट्स, और कहीं सडनली डीप लेक वाटर। डाला कंटिन्यूअसली वार्निंग्स देता जा रहा था, अगर गलत जगह स्टेप कर दिया तो सीधा मार्श के अंदर सिंक हो जाओगी। ये प्लेस सिर्फ मॉन्स्टर्स की वजह से डेंजरस नहीं था, इन्वायरमेंट खुद डेथ ट्रैप था। एक रॉन्ग स्टेप और बस खत्म। लेकिन डाला को कॉन्फिडेंस था। मेटल स्टोन ट्राइब जनरेशन से यहाँ फिशिंग करता आ रहा था, उन्हें सेफ रूट्स याद थे। कौन सी जगह पर स्टेप रखना है, कौन सी जगह अवॉइड करनी है, सब इंस्टिंक्ट बन चुका था। मड के अंदर वॉक करते हुए सडनली जीनिंग ने अपना बीस्ट स्किन मैप निकाला। उस पर मल्टीपल लोकेशन सर्कल से मार्क थे। जैसे ही डाला ने मैप देखा, उसके फेस का कलर उड़ गया। यंग मास्टर, ये सब डायर मॉन्स्टर्स की टेरिटरीज हैं, हम लोग तो इन जगहों के पास भी नहीं जाते। उसकी वॉइस जेन्युइनली टेरिफाइड थी, क्योंकि विलेजर्स और ट्राइबल वॉरियर्स के लिए डायर मॉन्स्टर टेरिटरी मतलब ऑलमोस्ट गारंटीड डेथ होता है। लेकिन जीनिंग बिल्कुल काम था। तुम्हें मॉन्स्टर्स के पास नहीं जाना, बस पाथवेज दिखा दो। डाला के फोरहेड पर स्वेट आ गया, लेकिन मना करना पॉसिबल नहीं था। और ऑनेस्टली उसके अंदर जीनिंग के लिए रिस्पेक्ट भी डेवलप हो चुका था। उसने अपनी लाइफ में पहली बार इतना टेरिफाइंगली टैलेंटेड यंगस्टर देखा था। और फिर डेंजरस एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू हुई। डेज पास होने लगे, 1 दिन, 2 दिन, फिर वीक्स, और धीरे धीरे ऑलमोस्ट पूरा 1 मंथ निकल गया। ये मंथ जीनिंग के लिए लग्जरी जर्नी नहीं था, ये प्योर सर्वाइवल और कॉम्बैट एक्सपीरियंस का पीरियड था। कभी वो रैंडम ग्रास पैचेस पर सोते, कभी मडी आइलैंड्स पर। फूड और वाटर उसके केल स्टोन में स्टोर था, और कई बार वो डायरेक्टली मॉन्स्टर्स बीस्ट्स को किल करके रोस्ट करते। लेकिन इस मंथ का सबसे शॉकिंग पार्ट डाला के लिए कुछ और था। हर बार जब भी कोई मॉन्स्टर्स बीस्ट अटैक करता, रिजल्ट सेम होता,
सिंगल सोर्ड स्ट्राइक, डेथ, बस। नो स्ट्रगल, नो डिफिकल्टी। चाहे जाइंट बीस्ट्स हो या फास्ट प्रेडेटर्स, जीनिंग कैजुअली उन्हें किल कर देता। डाला हर बार स्टंट हो जाता। उसके लिए ये ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था। उसको समझ आ रहा था कि उसके सामने जो यंग मास्टर वॉक कर रहा है वो ऑर्डिनरी जीनियस नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट लेवल एग्जिस्टेंस है। और फनी पार्ट ये था, जीनिंग को मॉन्स्टरस बीस्ट कॉर्प्सेस में ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट था, लेकिन डाला का हार्ट लिटरली पेन करता था, क्योंकि मॉन्स्टरस बीस्ट मीट और बॉडी पार्ट्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं। मेटल स्टोन ट्राइब जैसे स्मॉल ट्राइब्स के लिए तो ये ट्रेजर जैसा था, इसलिए वो हर बार जितना कैरी कर सकता था उतना काव करके सेव करता। फाइनली एक दिन डाला सडनली रुक गया। उसने डिस्टेंस की तरफ पॉइंट किया। वहां इनॉर्मस एक्वाटिक प्लांट्स हवा में स्वे कर रहे थे। हर प्लांट ऑलमोस्ट 3 मीटर हाई था। पूरा एरिया अननेचुरल लग रहा था। डाला स्लोली विस्पर करता है, ये लास्ट लोकेशन है। यहाँ एक ग्रेटर बीस्ट रहता है, एक जाइंट एक्वाटिक राइनोसरस। उसका साइज ऑलमोस्ट स्मॉल माउंटेन जैसा है। जीनिंग क्वाइटली डिस्टेंस को स्टेयर करता रहा। उसकी आई स्लोली नैरो हो गई। फाइनली उसको प्रॉपर टारगेट मिल गया था। वो कामली बोलता है, ऑलराइट, अब हम वापस चलेंगे। मेटल स्टोन ट्राइब पहुंचकर मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। लेकिन डाला इमीडिएटली मना कर देता है। यंग मास्टर, आप ऑलरेडी बहुत दे चुके हैं। और वो सच बोल रहा था। इस एक मंथ में जीनिंग ने उसको वेल्थ भी दी थी और काउंटलेस मॉन्स्टर्स बीस्ट्स भी इनडायरेक्टली मिले थे। लेकिन उसी मोमेंट दोनों का अटेंशन सडनली डिस्टेंस की तरफ चला गया। फार अवे एक ह्यूज स्क्वाड विजिबल था, हंड्रेड्स ऑफ फिगर्स। ईस्ट माउंट मार्श के अंदर सिर्फ स्वॉर्म्स ही नहीं थे, कहीं सॉलिड हिल्स और माउंटेन्स भी थे। और एक नियर बाय हिल पर हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स गैदर थे। सडनली उनमें से 10 आर्मर्ड फिगर्स इनक्रेडिबल स्पीड से जीनिंग और डाला की तरफ स्प्रिंट करने लगे। डाला का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। फियर, रियल फियर। क्विक, चलते हैं। वो इमीडिएटली भागने के लिए टर्न हुआ। क्लियरली उसको सिचुएशन डेंजरस लग रही थी। लेकिन तभी शुआ, एक ब्लू आर्मर्ड मैन लाइटनिंग स्पीड से लीप करके डायरेक्टली उनके सामने लैंड हुआ। एस्केप रूट कंप्लीटली ब्लॉक। उसकी ऑरा ऑर्डिनरी सोल्जर जैसी नहीं थी। कूल्ड आइज, बैटल ऑरा और कंप्लीट कॉन्फिडेंस। उसने कूलली बोला, तुम दोनों हमारे साथ चलो। डाला इमीडिएटली रिस्पेक्टफुल टोन में पूछता है, आपको हमसे क्या चाहिए? लेकिन गार्ड्स बिल्कुल पोलाइट मूड में नहीं थे। हमें क्वेश्चंस मत पूछ, जो बोला जा रहा है वो करो, वरना यहीं मरोगे। दूसरे आर्मर्ड गार्ड्स भी सराउंडिंग फॉर्मेशन बना चुके थे। क्लियरली ट्रेन्ड एलीट सोल्जर्स थे। डाला हेल्पलेसली जिनिंग की तरफ देखता है, लेकिन जिनिंग सरप्राइजिंगली काम था। उसको ऑलरेडी फील हो रहा था कि सिचुएशन अनयूजुअल है, लेकिन बिना रीजन अननेसेसरी स्लॉटर करना उसको पसंद नहीं था। इसलिए वो कामली बोलता है, चलो देखते हैं। और फिर गार्ड्स के एस्कॉर्ट में दोनों हिल की तरफ मूव करने लगे। हिल पर पहुंचते ही एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली हैवी फील हुआ। ग्राउंड पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल बाउंड पड़े हुए थे, हैंड्स और फीट टाइड। कुछ इंजर्ड थे, कुछ टेरिफाइड। अराउंड 100 आर्मर्ड गार्ड्स उन्हें सराउंड किए हुए थे। और सेंटर में स्टोन सीट पर एक जाइंट आर्मर्ड मैन बैठा हुआ था। ह्यूज बॉडी, मैसिव मसल्स, हेवी आर्मर और डोमिनेटिंग ऑरा। लेकिन उस मोमेंट जिनिंग को एक और चीज फील हुई। उसकी पॉकेट के अंदर रखा डीमन स्टोन सडनली हीट एमिट करने लगा। ये ऑर्डिनरी स्टोन नहीं था, ये स्पेशली मॉन्स्टर्स डिटेक्ट करने के लिए यूज होता था। जब भी नियर बाई मॉन्स्टर ऑरा फील होता, ये रिएक्ट करता। जिनिंग इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। उसने केयरफुली सराउंडिंग इंस्पेक्ट की और फिर उसकी आईज उस जाइंट आर्मर्ड मैन पर लॉक हो गई। आउटवर्डली वो ह्यूमन लग रहा था, लेकिन ऑरा ह्यूमन नहीं था। जिनिंग इंस्टेंटली समझ गया, डायर मॉन्स्टर, क्योंकि सिर्फ डायर मॉन्स्टर्स ही ह्यूमन फॉर्म ले सकते थे। तभी बाउंड प्रिजनर्स में से कुछ लोग सडनली स्क्रीम करने लगे, डाला, अंकल डाला। डाला इमीडिएटली उनकी तरफ मुड़ता है। शॉक उसके फेस पर क्लियरली विजिबल था। ये उसके ओन ट्राइब्समैन थे। उनमें से एक ने पैनिक में चिल्लाया, वो जाइंट आदमी डायर मॉन्स्टर है, वो हमें खा जाएगा। डाला का फेस इंस्टेंटली पील हो गया और उसी मोमेंट जिनिंग ने केयरफुली जाइंट आर्मर्ड मैन को ऑब्जर्व किया। उसकी लिप्स के कॉर्नर्स पर फ्रेश ब्लड था और वो कैजुअली लिप्स लिक कर रहा था, जैसे अभी अभी मील फिनिश किया हो। उस मोमेंट जिनिंग के अंदर किलिंग इंटेंट राइज हुआ। अब सब क्लियर था, ये मॉन्स्टर ह्यूमंस कैप्चर कर रहा था, उन्हें खाने के लिए। तभी एक बॉल्ड आर्मर्ड गार्ड एंग्री टोन में बोला, एक्वाटिक राइनो किंग, हम ऑलरेडी तुम्हारे लिए 500 से ज्यादा ह्यूमंस कैप्चर कर चुके हैं। अब हमारे यंग मास्टर को वापस करो, वरना आयरनवुड क्लैन का रैथ तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। जैसे ही जिनिंग ने एक्वाटिक राइनो किंग नाम सुना, उसकी आईज इंस्टेंटली शाइन कर उठी।
ईस्ट माउंट मार्श के 12 डायर मॉन्स्टर्स में सिर्फ एक एक्वाटिक राइनोसरस था और वो अर्ली जियांटियन लेवन डायर मॉन्स्टर था। फाइनली आफ्टर सर्चिंग फॉर सो लॉन्ग जिनिंग को अपना टारगेट मिल गया था और सबसे डेंजरस बात, उसकी फेस पर फियर नहीं एक्साइटमेंट अपीयर हुई। मैं इतने टाइम से इसी लेवल का डायर मॉन्स्टर ढूंढ रहा था, लगता है आज फाइनली लक मेरी साइड है।